ये पहला साल है अरस्तु जूनियर कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का। हम इसके लिए तैयार थे। कितने साल आपको लगे इसकी तैयारी करने में? सिर्फ 1 साल। जिस वक्त हमने कॉलेज को इस्टेब्लिश किया, जिस वक्त हमने स्टूडेंट्स को एडमिट किया, जिस वक्त टीम बनाई है, फैकल्टी की एकेडमिक टीम बनाई है, लीडरशिप कायम की है, उस वक्त हमें यकीन हो गया था कि फर्स्ट ईयर ही हमें तेलंगाना स्टेट रैंक्स मिले हैं। सोच थी कि 16, 17, 18 साल के बच्चे, जो बहुत नाजुक मोड होता है बच्चों का, पेरेंट्स भी उनको संभालना मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को अगर हम उनको सही ट्रैक दे दें, उनको सही रास्ते पर ला ले, तो बेहतर से बेहतर मुकाम ज़िंदगी भर में हासिल। आज का दौर चूँकि सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, ख़ास तौर पर स्टूडेंट लाइफ में, तो आप उसके होते हुए उसको किस तरह मैनेज करें, किस तरह हैंडल मेरा करें? सिलेक्शन था सीईसी का, मेरा जीपीए 9.3 था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सीईसी सिलेक्शन करने का ये बेसिक फंडामेंटल था कि भाई देखिए, वालिद साहब का जो बिज़नेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे बिज़नेस मैनेजमेंट में पुख्ता होना ज़रूरी है। सीईसी एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है। सबसे पहले बुनियादी चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं, जाके आप सिविल सर्विसेज आपको जा सकते हो, सब फील्ड से जा सकते हैं, लेकिन सीईसी अच्छी एंट्री है। दूसरा ये है सीए का एग्ज़ाम आप लिख सकते हो, आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हो, आप बिजनेस मैनेजमेंट में जान सकते हो, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो सीईसी की तरफ से। आज मेरे साथ तेलंगाना स्टेट के टॉप 1 रैंकर मेरे साथ मौजूद है। इंटरमीडिएट में इन्होंने स्टेट लेवल पर फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो मेरी मुराद है मुनीब अहमद खान, और इनके कॉलेज का नाम है अरस्तु जूनियर कॉलेज। ये हैदराबाद में बिल्कुल नया कॉलेज है, तो इसलिए एक बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है। आप अगर देखें तो हैदराबाद में कई सारे पुराने स्कूल है, बड़े क्रेडिबल स्कूल्स है, लेकिन एक नए स्कूल में इस तरह से स्टेट लेवल पर टॉप रैंक हासिल करना एक बड़ा अचीवमेंट समझा जा रहा है। तो मुनीब अहमद, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। तो मुनीब अहमद, अभी मैं आपके साथ गुफ्तगू जो कर रहे थे हम लोग पहले, तो उसमें मैं ये देखा कि आपके कई सारे फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स आपको टॉप रैंकर कह के कह रहे हैं, तो इस पर आप किस तरह का फील कर रहे हैं? देखिए, मेरे जो साथी हैं मुझे फर्स्ट रैंक, टॉपर ऐसे कह के एड्रेस कर रहे हैं, जो मुझे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। अच्छा फील होता है इसमें। तो सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपने इंटरमीडिएट सीईसी में स्टेट लेवल पर फर्स्ट रैंक हासिल किया, तो जैसे ही आपको ये रिज़ल्ट आपने देखा, तो आप उसके फौरी बाद किस तरह से आप महसूस किए? देखिए, सबसे पहले रिज़ल्ट के दिन तो एक छोटा मोटा सस्पेंस क्रिएट हुआ था। जब मैंने अपना रिज़ल्ट देखा तो सबसे पहले वालिदैन खुश हुए, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सजदे शुक्र वगैरह हुआ। उसके बाद असातिज़ा का फ़ोन आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने की थी मेरे पे, तो एक अजीब सा माहौल बन गया था। जी। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि आप चूँकि टॉप रैंकर है स्टेट लेवल पर, तो आपने मुख्तसरन बताइए शॉर्टली कि आपने किस तरह तैयारी की? देखिए, किसी भी फील्ड में फ़र्स्ट आने के लिए या टॉप रैंक हासिल करने के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा पहला साल जो गुजरा कॉलेज में, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले है यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। दूसरा है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ों के लिए कॉलेज से हमारे असातिज़ा ने किस तरह इस पर मेहनत की, मैं अगर आपको मुख्तसरन बताऊँ तो हमें मोटिवेटेड रहने के लिए हमने एक कैंपेन शुरू किया, ड्रीम बिग हैदराबाद करके। दिसंबर में हमने शुरू किया था। हमारे पास एक जिसकी टीम थी, पर्टिकुलर टीम थी हमारे पास, तो हमने कई सारे स्कूल का दौरा किया, विज़िट किया। हमारा बुनियादी उसूल ये था कि जो 10th के बच्चे हैं, जब 10th का एग्ज़ाम लिखेंगे, उनके अंदर एक जुनून, एक उनके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करें, ताकि वो अपने 10th के एग्ज़ाम को आसानी से सफल करें। तो उनके अंदर इसी के साथ साथ हमने मोटिवेशन जगाया। उसी के साथ हमने करियर काउंसलिंग भी बताया कि भाई देखिए, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप परस्यू कर सकते हो। इससे हमें मोटिवेशन हुआ। जब हम किसी को मोटिवेट करेंगे तो हम खुद मोटिवेटेड रहेंगे, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे। दूसरा है कंसेप्ट क्लियर होना। तो देखिए, किसी भी चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना एक ऐसी बात है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी को पढ़ा सकते हो। दूसरा चीज़ तो थी कंसेप्टुअल अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो उसको जांचने के लिए एक तरीका है कि आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे असातिज़ा ने काम किया कि मैं क्योंकि ए सेक्शन का तालिब इल्म था, तो मैंने सी सेक्शन के तलबा को कई बार पढ़ाया है कई सब्जेक्ट्स में। दूसरा ये था, हमारे जो फैकल्टीज़ थे उन्होंने मुझे कई बार असाइनमेंट दिया, ना कि सिर्फ मुझे बल्कि कई सारे स्टूडेंट को एक असाइनमेंट मिलता था, बेटे आप ये कल टॉपिक पे बात करोगे। तो जब बच्चा कुछ चीज़ पढ़ेगा, जब जाके वो पढ़ाएगा, तो उसके अंदर एक फियर निकल जाएगा उसका कि भाई मैं कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। तो इससे ये 2 चीज़ों से हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो आपने अभी 2 चीज़ें बताई, एक तो सेल्फ मोटिवेट होना और दूसरा है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। मैं ये जानना चाहूँगा कि चूँकि हमारे स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में ख़ास तौर पे जो रुझान है, उमूमी तौर पर
दो ही चीज़ें सामने आती है, या तो बाईपीसी या एमपीसी। करियर को लेकर के दो चीज़ें सामने आती है, लेकिन आप चूंकि सीईसी लिए हैं तो इसके सिलसिले में इसका बैकग्राउंड किस तरह है? देखिए, सबसे पहले स्ट्रीम सिलेक्शन हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि बेसिकली अक्सर बच्चे बाईपीसी एमपीसी करते हैं। जिसका रिजल्ट 10th में 90% से आगे है वो एमपीसी जाएगा, जिसका 80% के आसपास है वो बाईपीसी में जाएगा, जिसका कम है बाई चांस उसके सीईसी में उसको एडमिशन दिया जाएगा। तो लोग जो है सीईसी को बाई चांस सेलेक्ट करते हैं। तो मेरा जो सिलेक्शन था सीईसी का, मेरा जीपीए 9.3 था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सीईसी सिलेक्शन करने का ये बेसिक फंडामेंटल था कि भाई देखिए, वालिद साहब का जो बिज़नेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे बिज़नेस मैनेजमेंट में पुख्ता होना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने सीईसी लिया बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। ओके, तो सीईसी ग्रुप आपने अपनी चॉइस से लिया है। तो अब चूंकि आपने टॉप रैंक हासिल किया, तो आगे का आपका प्लान क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट ईयर था, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड ईयर होगा। इसके साथ फाइनल अगर मैं बात करूँ तो मुझे एमबीए करना है फॉरेन ट्रेड में, क्योंकि बिज़नेस एक्सपेंशन में इंडिया से बाहर भी होगा, तो इंशाल्लाह फॉरेन ट्रेड मुझे काम आएगा। तो वो जो फाइनल गोल है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, स्टूडेंट में उमूमी तौर पर दो ही बातें यहाँ पे तेलंगाना में सामने है, या तो डॉक्टर बनना है या तो इंजीनियर बनना है। लेकिन सीईसी के भी बहुत सारे कैरियर है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, सीईसी एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है। सबसे पहले बुनियादी चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं, जाके आप सिविल सर्विसेज आपको जा सकते हो, सब फील्ड से जा सकते हैं, लेकिन सीईसी अच्छी एंट्री है। दूसरा ये है सीए का एग्ज़ाम आप लिख सकते हो, आप एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हो, आप बिजनेस मैनेजमेंट में जान सकते हो, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो सीईसी की तरफ से जाके। ओके, अच्छा आप ये बताएं कि जब एग्ज़ाम से पहले आपके टीचर्स का और आपके पेरेंट्स का आपके साथ किस तरह से रवैया था, किस तरह से उनका आपके साथ ताल्लुक़ रहा? देखिए, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में 2 फैक्टर बहुत ज़रूरी होते हैं, एक पेरेंट, एक असातिज़ा। पेरेंट घर का एनवायरनमेंट और असातिज़ा कॉलेज का एनवायरनमेंट। कॉलेज के एनवायरनमेंट में और जो टीचर्स थे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फैकल्टीज़ थे, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा था, तो उन्होंने बहुत हमारे पर वर्कआउट किया। जैसा कि मैंने बताया, कंसेप्ट के लिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी कि भाई आप जाके फलां पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ, इनको पढ़ाओ। तो ये दूसरी चीज़ें थी। इसी के साथ साथ जो टेस्ट होते थे, जैसा कि हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, प्री फाइनल 1 प्री फाइनल 2 है, ये तो हर कॉलेज में होता है। इसी के साथ साथ हमारे पास ऐसा था कि हर वीकेंड पे सैटरडे के दिन एक स्पेसिफाइड टेस्ट था, फिर हमारे पास मंथली टेस्ट हुआ करते थे। तो कई सारी असातिज़ा की मेहनत थी हमारे पे, जिसका रिज़ल्ट हम आपके सामने दे रहे हैं। अब मैं वालिदैन की बात करूँ तो वालिदैन की दुआएँ हैं, वालिदैन का करम है कि उनकी दुआओं से, उनके करम से कि हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, आपने जो फर्स्ट रैंक हासिल किया वो तो एक बड़ा अचीवमेंट है, और एक कामयाबी वो भी है जो कामयाब होते हैं। तो सिर्फ रैंक हासिल करना ही बड़ी कामयाबी है आपकी नज़र में, या फिर यानी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कामयाब होना ज़रूरी है? देखिए, रैंक बस एक प्रैक्टिकल लाइफ का दरवाज़ा है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब लेने के लिए जाओगे तो वो आपके मार्क्स देखेंगे, उसके बाद आपका जो सवाल जवाब करेंगे उससे आपकी स्किल डिफाइन होगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। तो इसी के साथ साथ मैं अगर कंक्लूड करूँ तो एकेडमिक एक्सेलेंस इज़ अ ग्रेट थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू बी स्किलफुल इन योर लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में आपका स्किलफुल होना ज़रूरी है। अच्छा, अब मेरा एक आखिरी सवाल है, एक कोई भी कॉमन स्टूडेंट आपसे ये सवाल करे कि भाई आप जो है टॉप रैंकर है, कोई इसी तरह से कामयाबी हासिल करना चाहता है, वो स्टूडेंट भी हासिल करना चाहता है, तो आप उसको क्या मैसेज देंगे? देखिए, एक इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो सक्सेस इज़ लॉयलिटी एंड लॉयलिटी इज़ सक्सेस। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप जिस चीज़ को पकड़ना चाहते हो उसकी तरफ मेहनत करो। तो आपको अपने वक्त से वफ़ादारी करनी है, आपको अपने किताबों से वफ़ादारी करनी है, आपको अपने रब से वफ़ादारी करनी है, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर सबसे वफ़ादारी करनी है। अगर आपने एक टाइम बना लिया कि भाई मैं 8 बजे से लेके फलां टाइम तक बाउंड रहूँगा स्टडीज़ में, तो यू हैव टू गुड एट दैट। आपको उसमें गुड रहना है, अच्छे रहना है, तो आपको रेगुलरली पढ़ना है। तो आपने अगर किसी चीज़ से वफ़ादारी की तो आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने सोचा है कि भाई टाइम से वफ़ादारी करनी है, तो टाइम से वफ़ादारी का मतलब ये है कि आपको उसको निभाना है। अगर आपने 3 घंटे का स्लॉट दे दिया दिन भर में, तो अगर आप वो करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। अच्छा, एक सवाल रह गया था, मैं उसके बारे में पूछूंगा। आज का दौर चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है ख़ास तौर पर स्टूडेंट लाइफ में, तो आप उसके होते हुए उसको किस तरह मैनेज करें, किस तरह हैंडल करें आप? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि घर में हमारे पास थोड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस थे कि फ़ोन को लेके। तो सबसे पहली बात तो मैं ज़्यादा सोशल मीडिया देखता नहीं हूँ, अगर देखा भी तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देख लेता हूँ जो काम के होते हैं। उसी के साथ मैं किताबें पढ़ता हूँ मोबाइल में, तो उससे ज़्यादा मेरा उसमें होता नहीं है। स्टूडेंट के लिए सोशल मीडिया बहुत ख़तरनाक है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। सोशल मीडिया की अगर बात करूँ तो यूट्यूब पे ऐसे लेक्चर्स अगर आपको मिल जाएंगे जो आपको कहीं बाहर नहीं मिल सकेंगे, फ्री में आपको एक्सेस होता है। एक ऐसी चीज़ है आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करोगे।
एक अच्छा स्टूडेंट उससे पढ़ के टॉप भी ला सकता है, एक स्टूडेंट उसके चक्कर में पढ़ के उसका सही इस्तेमाल नहीं करके फेल भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस जाविये से देखते हैं, ज़रूरत उस बात की। तो नाज़रीन, ये थे हमारे स्टेट तेलंगाना स्टेट के टॉप रैंकर मुनीब अहमद खान। तो मुनीब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अरस्तु जूनियर एंड डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर एडवोकेट मोहम्मद रफ़ी हमारे साथ मौजूद है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ही इसका रिज़ल्ट सामने आया तो आपको कैसा महसूस हुआ? आदाब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये एक जर्नलिस्ट साहब ने मुझसे सवाल किया था कुछ दिन पहले कि जब आपके पास तेलंगाना स्टेट फर्स्ट रैंक आया है और तेलंगाना स्टेट फर्स्ट से 10th रैंक के बीच में 5 रैंक्स आए हैं, तो आप तो खुशी से फूले नहीं समाये होंगे। तो मैं बताया कि देखिए, ये पहला साल है अरस्तु जूनियर कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का। हम इसके लिए तैयार थे। कितने साल आपको लगे इसकी तैयारी करने में? सिर्फ 1 साल। जिस वक्त हमने कॉलेज को स्टैब्लिश किया, जिस वक्त हमने स्टूडेंट्स को एडमिट किया, जिस वक्त टीम बनाई है, फैकल्टी की एकेडमिक टीम बनाई है, लीडरशिप कायम की है, उस वक्त हमें यकीन हो गया था कि फर्स्ट ईयर ही हमें तेलंगाना स्टेट रैंक्स मिले हैं। तेलंगाना स्टेट फर्स्ट रैंक इन CEC कोई दूसरे कॉलेज को नहीं, स्टैब्लिश्ड कॉलेज को नहीं, बल्कि एक अरस्तु जूनियर कॉलेज को मिला है। BIPC में 3rd रैंक मिला है, 6th, 9th, MPC में 10th रैंक मिला है। तो ये बच्चों की काबिलियत है, उससे बढ़कर एक दयानतदारी है, एक सोच है, एक नीयत है कि हमको बच्चों के ऊपर मेहनत करना है। हर लेक्चरर, हर फैकल्टी, हर पढ़ाने वाला इतना सोच रख ले कि मुझे बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है, बच्चों को कल के लिए तैयार करना है, तो 10 साल की मेहनत 1 साल में हो जाएगी। अभी आपने कहा कि इसके पीछे एक सोच है और एक पूरी मेहनत है, और फिर जो फैकल्टी है उनकी भी मुसलसल कोशिश है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अरस्तु जूनियर और डिग्री कॉलेज, जैसे अभी आपने बताया कि सिर्फ अभी तो उसकी बीज रखी गई है, एक पूरा पौधा बड़ा होगा और एक फल देगा और उसके नताए सामने आएंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस कॉलेज का जो ख़याम अमल में आया, इसको जब इस्टेब्लिश किया गया तो उसके पीछे आपके क्या मकासद थे, उसका क्या ड्रीम है, आप उसको आगे किस नज़र से देखते हैं? ये जो हमने कॉलेज कायम किया, मेरे साथिया, मेरे साथ मोहतरम रेहान सिद्दीकी एडवोकेट और अब्दुल समद सिद्दीकी, ये हजरात और हम सब जने मिलकर एक सोच पैदा किए थे। हमारी एक सोच का नाम जो कि तंजीम की शक्ल लिया था, यंग रिफॉर्मर्स फाउंडेशन, जिसमें हमने सोचा था कि हम यूथ को रिफॉर्म करेंगे, लेकिन यूथ को पकड़ पकड़ कर उनके वक्त से उनको जुदा कर कर, उनके काम काज से उनको जुदा कर कर वक्त निकाल कर उनके ऊपर मेहनत करना बहुत मुश्किल अमल है। तो हमने सोचा कि एक इदारे की शक्ल देंगे, इसको इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, एक कॉलेज बनाएंगे जहाँ पर हम 15, 16, 17, 18 साल के बच्चों को इंस्टीट्यूशन में एडमिट करेंगे, वहाँ पर उनके ऊपर रिफॉर्म मूवमेंट है ना, हमारे रिफॉर्म की जो सोच है वो लागू करेंगे। तो CEC में ख़ास तौर पे हमने काफ़ी हद तक कई IAS ऑफिसर्स, IAFS ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, जजेस और जो एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस लीडर्स हैं, उनको हमने कॉलेज पर है ना दावत दी। मेंटरशिप के लिए हमने है ना कोशिशें की और बच्चों को है ना इंटर्नशिप करवाई और कोशिश की कि है ना जो छोटे मोटे मसले होते हैं यूथ रिलेटेड, उसके ऊपर काम किया जाए, और साल भर ने हमने उनके ऊपर काम किया। BIPC MPC के बच्चों को, BIPC के बच्चों को हमने कई हॉस्पिटल्स की विज़िट करवाई, कई डॉक्टर्स हमारे पास आए हैं, मोटिवेट किए हैं। एक सोच हमने पैदा की कि मेडिकल सिस्टम में हम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेजेंगे, एक मेंटालिटी लेकर जो कौम की, मिल्लत की, इंसानियत की खिदमत करेंगे। MPC में हमारे बच्चों ने कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस की विज़िट की, T-Hub गए, IIT हैदराबाद की विज़िट की, वहाँ के वर्कशॉप्स अटेंड किए। हत्ता के रिजल्ट से एक दिन पहले IIT हैदराबाद में कोडिंग का वर्कशॉप हुआ, वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन हुआ, हैकाथॉन, वहाँ पर हमारे बच्चों ने पहली पोजीशन पे कामयाबी हासिल की। तो एक सोच थी कि 16, 17, 18 साल के बच्चे, जो बहुत नाजुक मोड होता है बच्चों का, पेरेंट्स भी उनको संभालना मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को अगर हम उनको सही ट्रैक दे दें, उनको सही रास्ते पर ला ले, तो बेहतर से बेहतर मुकाम ज़िंदगी भर में हासिल करेंगे। जी, आखिर में मेरा आपसे ये सवाल है कि एज ए डायरेक्टर, आज की जो वर्ल्ड है एक कोऑपरेटिव वर्ल्ड है, हर तरफ मुकाबला भी होता है, तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप कोई भी सिलेबस में पढ़ रहे हैं, कोई भी स्कूल पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये बेटे, आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करने की नीयत से ना पढ़े, आप नॉलेज हासिल करने की नीयत से पढ़े। अगर आप नीट कर रहे हैं तो नॉलेज बेस्ड नीट हासिल करें बेटे, MCQ बेस्ड नीट हासिल मत करें। तो हम हमारे कॉलेज में यही तसव्वुर कायम करते हैं, बच्चों को यही बताते हैं, बेटे वेयर एवर यू स्टैंड यू हैव टू स्टैंड स्ट्रांग इन एकेडमिक्स एंड इन योर वैल्यूज़। तो हम ये बोलते हैं कि भाई कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, डेफिनेटली कंपटीशन इसलिए है, एग्जाम्स इसलिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके नॉलेज को जानने के लिए है, इसलिए नहीं है
कि आप है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पैटर्न सीख ले और उसको उस तरीके से क्रैक करने की कोशिश करें। आप नॉलेज बेस्ड एजुकेशन हासिल करिए, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हो आप कामयाब तरीन शख्स होंगे। तो रफ़ी साहब, आपने बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम रहमान पाशा साहब। ये हमारे जर्नलिस्ट दोस्त है, इनके साथ काम करने का मौका मिला रहनुमा दक्कन में। बहुत ही उम्दा तौर पे आप लिखते हैं। हिंदुस्तान भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी उर्दू अखबार छपे हैं, हर एक में आपका एक ना एक आर्टिकल तो है। बहुत बहुत मुबारक, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, मेरे साथ अरस्तु जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल भी मौजूद है, आचार्य सर। तो सर, व्हाट्स योर मैसेज टू स्टूडेंट्स? Exemplary experience at Arastu will be happened with greater experience, not only like that, around the public, in the classroom, both balancing like that, taking together in a proper, productive, positive way for the life. That is more important than for only ranks and degrees like that, certificates like that. Why? Because we have to study nature first, study life next, study books last. In this way only we can prepare the productive men and release good leaders for the society. Like that, if they are happy, around them others also will be happy, and their target is that everybody has to achieve in their life happiness with the education. Make the society also happy with the society, with the country also. Like that, we are preparing good citizens as per good duties what they have to perform either at home or society or education, in their profession also. Everything you have to balance. And finally, what focus is our creating self-confidence in the students and achieve dareness, courage in them, so that they can anything they can create, wonders, marvelous things they can create in their lives, in the society also. It is our main target. On that we are working here 24/7 for the welfare of the students, in the service of students. We are very very happy for the society. May God bless you all. Thank you, sir, for your remarkable comments.